नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे। आप देख रहे हैं बुलेटिन और इस पावर पैक्ड बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको फटाफट अंदाज में तमाम अहम खबरें मिलेंगी, चाहे वो राजनीति की खबरें हों, कोरोना की तमाम अपडेट्स हों या फिर दुनिया जहान का हाल, जिसमें होंगी एंटरटेनमेंट की खबरें, स्पोर्ट्स की खबरें और अंतरराष्ट्रीय जगत की हर हलचल। तो शुरुआत करेंगे हम कोरोना की तमाम अपडेट्स और पॉलिटिक्स यानी राजनीति की बड़ी खबरों से। पॉलिटिक्स टॉप 10 से। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचने लगे हैं। बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला लिया है। प्याज पर स्टॉक लिमिट 31 दिसंबर तक लगी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र के बफर स्टॉक से प्याज लेने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नेफेड के जरिए राज्यों को सस्ती कीमत पर प्याज उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में पीएम मोदी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब लोग कोई गाड़ी नहीं खरीदते थे, ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा। अपनी रैलियों में पीएम मोदी ने कृषि बिल, कोरोना और 370 के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चीन की ओर से किए गए अतिक्रमण और प्रवासी मजदूरों का मसला उठाया, तो तेजस्वी यादव ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया। राहुल की ये पहली चुनावी रैली थी। प्रवासी मजदूरों के पलायन का मसला उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद नहीं की, यही सच्चाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचाने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। करीब 14 महीने की हिरासत के बाद रिहा हुई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सियासी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इतने महीनों बाद पहली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आई महबूबा ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 हटने से पहले वाला दर्जा वापस दिलाने में जमीन आसमान एक कर देगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगी। महबूबा के इस रुख पर बीजेपी ने अपनी गहरी नाराजगी जताई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वो जमाने चले गए जब राज्य में 2 झंडे हुआ करते थे। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। देश में सक्रिय मामले अब 7 लाख से भी कम बचे हैं। महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 69,50,000 के करीब पहुंच गई है। देश में रिकवरी रेट 90% के पास पहुंच गया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो जहां नए मामले कम हुए हैं, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीते दिन 54,300 से ज्यादा नए मामले मिले और 690 लोगों की मौत हुई। इन नए आंकड़ों के बाद देश में कुल संक्रमित 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक कोरोना से 1,17,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं और कोरोना को काबू करने के लिए बीएमसी ने भारी मात्रा में रेमडेसिविर खरीद लिया है।
देश और दुनिया में जल्द ही कोरोना वैक्सीन आ सकती है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे फेज ट्रायल की मंजूरी दी है। कोवैक्सीन को ये मंजूरी पहले और दूसरे फेज के नतीजे देखने के बाद दी गई है। बायोटेक ने 2 अक्टूबर को DCGI से कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मांगी थी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कुछ हफ्तों के भीतर वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन आने वाली है और अगले कुछ हफ्तों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर भी जल्द वैक्सीन ला सकती है। कंपनी ने कहा कि वो इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगेगी। कंपनी ने कहा कि नवंबर महीने तक उनकी वैक्सीन सभी सुरक्षा मानकों को पूरा कर देगी। इधर कोरोना संकट के बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली NCR की हवा जहरीली होती जा रही है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की आबोहवा बहुत खराब और गंभीर की श्रेणी में आ गई है। दिल्ली के अलीपुर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 दर्ज किया गया। आनंद विहार का AQI 404 और ITO का AQI 353 दर्ज किया गया। हवा में स्मॉग की चादर यहां साफ तौर पर देखी जा सकती है। विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम के जानकारों के मुताबिक दिल्ली के लिए आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पराली जलने और दूसरी वजहों से दिल्ली NCR में PM10 और PM2.5 दोनों का स्तर और बढ़ जाएगा। भारतीय नौसेना ने युद्ध की तैयारियां दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दिख रहा है कि वॉरशिप से दागी गई एंटीशिप मिसाइल ने एक जहाज पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर दिया। यह अभ्यास अरब सागर में किसी जगह पर किया गया। नौसेना की एंटीशिप मिसाइल जंगी जहाज INS प्रबल से दागी गई। INS प्रबल नौसेना के युद्ध अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के साथ कई जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर और विमान हिस्सा ले रहे हैं। नौसेना के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि INS प्रबल से लॉन्च की गई मिसाइल ने अपनी मैक्सिमम रेंज के साथ एक पुराने जहाज को हिट किया। कोरोना वायरस की महामारी के समय कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी। अब उस अंतरिम जमानत को खत्म कर दिया गया है। कैदियों को अब सरेंडर करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि कोरोना के कारण जिन 5,581 कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी, उन सभी कैदियों को अब सरेंडर करना होगा। संगीन अपराध में जेल में बंद 2,318 विचाराधीन कैदियों की कोरोना की वजह से अंतरिम जमानत अब और नहीं बढ़ेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरेंडर करते हुए असुविधा न हो, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सरेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाए। कोर्ट ने सभी कैदियों के सरेंडर करने के लिए 2 नवंबर से 13 नवंबर के बीच का समय तय किया है। हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू बाजार में रौनक लौट आई। एक दिन की कमजोरी के बाद बाजार में फिर खरीदारी देखने को मिली। हालांकि बाजार की बढ़त का दायरा काफी सीमित रहा। भारत में कोरोना के नए मामलों में कमी आने से शेयर बाजार ने राहत की सांस ली। आज निफ्टी 34 अंक चढ़कर 11,930 और सेंसेक्स 127 अंक की तेजी के साथ 40,685 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली। जुलाई से सितंबर तिमाही में यस बैंक का मुनाफा 129 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सुधार दिखा। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यस बैंक को 600 करोड़ रुपए नुकसान हुआ था। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यस बैंक का प्रॉफिट 45 करोड़ रुपए था। सितंबर तिमाही के अंत में बैंक का ग्रॉस NPA 16.30% रहा। इससे पहले की तिमाही में यह 17.30% था। सितंबर तिमाही में यस बैंक का प्रोविजन साल दर साल आधार पर 11.10% गिरकर 1,187 करोड़ रुपए रहा। हालांकि तिमाही दर तिमाही आधार पर इसमें 9.3% वृद्धि हुई। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल में 7.8% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ये पूरी डील 1,500 करोड़ रुपए की होगी। ये डील 205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर की जाएगी। कंपनी ने BSE को ये जानकारी दे दी है। पेंटालून, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड ABFRL के ही हैं। आदित्य बिड़ला फैशन की ओर से किया गया है कि वो इस डील से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल बैलेंस शीट को मजबूत करने और ग्रोथ को तेज करने के लिए करेंगी।
पहले भी ये खबर आई थी कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन छोटी हिस्सेदारी ABFRL में खरीद सकते हैं। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। सरकार ने MTNL के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। MTNL की प्रॉपर्टी के लिए सरकार ने ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से बोली मंगाई है। उन्हें 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस खबर के बाद आज MTNL के शेयर करीब 20% चढ़कर बंद हुए। आने वाले दिनों में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से होम लोन मिलना आसान होने वाला है। RBI ने HFC के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब HFC को अपने कुल लोन का 60% हिस्सा सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को देना होगा। साथ ही RBI ने आम ग्राहकों को भी राहत दी है। नए नियमों के मुताबिक HFC अब ग्राहकों से होम लोन क्लोजर चार्ज या प्री पेमेंट चार्ज नहीं लेगी। RBI ने कहा है कि जो कंपनी नियमों का पालन नहीं करेगी उसका लाइसेंस HFC से बदलकर NBFCs इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का बना दिया जाएगा। आने वाले दिनों में अलग अलग पेमेंट कंपनियों के QR कोड से राहत मिलने वाली है। RBI ने आदेश जारी किया है कि अब कोई भी POS पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए अपना एक्सक्लूसिव QR कोड लॉन्च नहीं करेगा। RBI की इस पहल के बाद ग्राहक किसी भी ऐप के जरिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि ज्यादा POS पहले से ही इंटर ऑपरेबल QR कोड को ही अपना लिए चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शंस के लिए अभी तक अपना QR कोड अलग रखा है। RBI के मुताबिक देश में दो इंटर ऑपरेबल QR कोड हैं, UPI QR और भारत QR, दोनों चलते रहेंगे। Amazon ने डेटा प्रोटेक्शन पर संसद की संयुक्त समिति के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया है। इसके चलते सरकार कंपनी पर कार्रवाई कर सकती है। बीजेपी के सांसदों ने Amazon के इनकार को संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया। Amazon की को समिति के सामने 28 अगस्त को पेश होना था। डेटा प्रोटेक्शन पर संसदीय समिति की प्रमुख मीनाक्षी लेखी ने कहा कि समिति एक मत से Amazon पर कार्रवाई किए जाने के पक्ष में है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर संसद की समिति की बैठक 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली है। अब मुंबई पुलिस के करीब 40,000 कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट HDFC बैंक में होगा। इसके लिए HDFC बैंक और मुंबई पुलिस के बीच डील हुई है। 2015 में एक्सिस बैंक के साथ मुंबई पुलिस ने 5 साल के लिए करार किया था, जो कि 31 जुलाई 2020 को पूरा हो गया। अब मुंबई पुलिस के अगले 3 साल के लिए सभी कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट के लिए HDFC बैंक को चुना गया है। डील के मुताबिक सैलरी अकाउंट के साथ बेनिफिट के रूप में कर्मचारियों को 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा और दुर्घटना में मौत होने पर 90 लाख का कवर मिलेगा। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा है। इसके चलते फ्रेट चार्जेस भी बढ़ गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक माल भाड़े में 60% तक का इजाफा हुआ है। फेडरेशन का कहना है कि एक्सपोर्ट तो बढ़े हैं, लेकिन इंपोर्ट न होने से खाली कंटेनर की दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से खाली कंटेनर मंगाने का सुझाव दिया है। $1 रिश्वत केस में गोल्डमैन सैक्स $2.9 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए पेनल्टी के तौर पर देने के लिए राजी हो गया है। यह पेनल्टी क्रिमिनल केस खत्म करने के लिए दी जाएगी। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह घोषणा की है। इससे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी पेनल्टी बताया जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने एक MDB फंड के लिए $6.5 बिलियन रुपए जुटाने में मलेशिया सरकार की मदद की थी। प्रोसिक्यूटर का आरोप है कि गोल्डमैन सैक्स ने यह राशि 1MDB के अधिकारियों और एसोसिएट्स के पास डायवर्ट कर दी थी। दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा स्थित सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालात यह है कि मुंबई फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल 4 की आग डिक्लेयर कर दिया है। आग को बुझाने के दौरान एक फायरमैन जख्मी हो गया। आग गुरुवार देर शाम करीब 8:30 बजे मोबाइल की शॉप से शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मॉल में करीब 200 से 300 लोग मौजूद थे। मॉल के पास स्थित एक अन्य इमारत से 3500 लोगों को भी एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया। यूपी पुलिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गुजरात से यूपी पेशी के लिए लाना चाहती है, लेकिन इस बीच अतीक अहमद ने MP MLA कोर्ट में
अर्जी लगाकर अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की मांग की है। अतीक को डर है कि यूपी लाने के दौरान कहीं उसकी हत्या न कर दी जाए। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बयानों की मर्यादा टूट रही है। बीते रविवार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी को आइटम कह दिया था। इस पर भाजपा हमलावर हुई थी। राहुल गांधी ने भी कमलनाथ को फटकार लगाई थी। 4 दिन बाद अब इमरती देवी ने इस पर उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और इस बार निशाने पर कमलनाथ की मां और बहन हैं। भारत समेत पूरी दुनिया इस साल की शुरुआत से ही कोरोना महामारी से लाइनों में लड़ने में जुटी है। आंकड़ों के मुताबिक महामारी के बीच भी भ्रष्टाचार नियामक संस्था लोकपाल को अप्रैल से सितंबर के बीच 55 शिकायतें मिली। इनमें से 3 शिकायतें सांसदों के खिलाफ थीं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इनमें 22 शिकायतें ग्रुप ए और बी कैटेगरी के केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हैं। सीबीएसई ने 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए नए सिस्टम की शुरुआत की है। अब स्टूडेंट डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स बिना आधार और मोबाइल नंबर के ही डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड ने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स कहीं पे भी कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकेंगे। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्ट्रेस ने आमिर खान पर निशाना साधा है। कंगना ने एक ट्वीट में आमिर खान को टैग करते हुए लिखा कि इनटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कि कितने कष्ट सहे थे उन्होंने इस इनटॉलरेंट देश में। कंगना ने दूसरे ट्वीट में महाराष्ट्र सरकार को फांसीवादी बताया। उन्होंने लिखा है कि कैंडल मार्च गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, देखो फांसीवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों के साथ क्या होता है। तुम सब की तरह नहीं, तुमको कोई नहीं पूछता। मुझे देखो, मेरे जीवन का मतलब महाराष्ट्र की फांसीवादी सरकार से लड़ना है। तुम सब की तरह धोखाधड़ी करना नहीं है। एक्टर सोनू सूद के सम्मान में हर दिन देश की जनता कुछ न कुछ खास करती है। लॉकडाउन के दौरान सोनू के बेहतरीन काम को ट्रिब्यूट देने के लिए कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में सोनू सूद का स्टैच्यू लगाया गया। उस पंडाल की थीम ही प्रवासी मजदूरों के इर्द गिर्द रखी गई है। ऐसे में एक तरफ उस पंडाल में प्रवासी मजदूरों का दर्द दिख रहा है, तो दूसरी तरफ सोनू की मदद वाली तस्वीरें हैं। ये पंडाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को सीने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में, दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है।